क्या आपको भी एक नया फ्लैट खरीदना है? तो हमारे पास आमतौर पे दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला, हम तो किसी एक ओनर के पास से फ्लैट खरीद लेंगे, या तो फिर हम किसी एक बिल्डर के पास से नया कंस्ट्रक्ट किया हुआ फ्लैट खरीदेंगे। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर हमने किसी एक ओनर के पास से फ्लैट खरीदा है तो उस ओनर ने अपने घर में अपने हिसाब से इंटीरियर डिजाइनिंग की होगी, या फिर रूम्स और किचन वगैरह की जो साइज होगी वो शायद हमारे हिसाब से ना हो। तो हम फिर क्या सोचते हैं कि घर खरीद लेते हैं और फिर उसमें रेनोवेशन करवाएंगे और फिर रहने जाएंगे, तो ये भी बहुत झमेला होता है। तो फिर हम ये सोचते हैं क्यों ना हम बिल्डर से ही नया कंस्ट्रक्ट किया हुआ घर खरीद ले और उसमें हम डायरेक्टली हमारे हिसाब से इंटीरियर डिजाइनिंग करवाएंगे और रूम्स और सबकी साइज हम अपने हिसाब से करवाएंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बिल्डर या तो हमें टाइम पे पोजीशन नहीं देता है, या फिर अगर हमें टाइम पे पोजीशन मिल गया बाय एनी चांस तो फिर हमें आधा अधूरा बना हुआ घर मिल जाता है, जो कि हमें बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है। तो फिर इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, करे क्या? तो इस चीज का सॉल्यूशन लाया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि है रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। क्या होता है रेरा, इसे हम यूज करके हम अपना बेनिफिट कैसे निकाल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डिजिटल सीए मैनुद्दीन डगली। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योर डिजिटल सीए में। इन्हीं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही रेरा का फुल फॉर्म बताया, जो कि है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये 2016 के बाद से जितने भी प्रोजेक्ट्स आए सबके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो लोग फ्लैट्स खरीदेंगे उनके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा, यानी कि सिर्फ बिल्डर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए एक्ट नहीं लाया गया है, जो कि जो लोग खरीद रहे हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और बिल्डर को जब प्रोजेक्ट अपना रजिस्टर करवाएगा तो उसे अपनी जो रेरा की अथॉरिटीज है उनकी वेबसाइट के ऊपर पूरी डिटेल्स देनी होगी ये प्रोजेक्ट की, कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसका लेआउट प्लान क्या है, डिजाइन प्लान क्या है, सब कुछ बिल्डर को अपलोड करना होगा वेबसाइट पे। यानी कि अगर आप बिल्डर के पास से कोई फ्लैट खरीद रहे हो तो आपको उस वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि ये फ्लैट्स कब तक कंप्लीट हो जाएंगे और ये फ्लैट्स में किसके हिसाब की फैसिलिटीज होगी और ये किस हिसाब से बनने वाला है। और ये जो एक्ट है वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, लेकिन सिर्फ 3 चीजों में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसका टोटल एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम है, या फिर दूसरा ये है कि जितना पूरा प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ 8 अपार्टमेंट्स यानी कि 8 फ्लैट्स या उससे कम बनने वाले हैं, तो इसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर तीसरी कैटेगरी वो है जब कि सिर्फ रेनोवेशन या रिपेयर के लिए प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो उस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 100 लोगों ने खरीदा है फ्लैट्स, तो अगर बिल्डर को उस डिजाइन में या जो बिल्डिंग का डिजाइन या फ्लैट का डिजाइन अगर चेंज करना है तो एटलीस्ट 2/3 यानी कि 67 लोगों का अप्रूवल लगेगा वो प्लान चेंज करने के लिए, यानी कि बिल्डर अपने हिसाब से प्लान चेंज नहीं कर पाएगा। और अगर एक बार पोजीशन मिल गया तो उसके बाद फ्लैट्स में या पूरी बिल्डिंग में जितना भी जो भी डिफेक्ट होगा तो आने वाले 5 साल तक बिल्डर की जिम्मेदारी होगी उस फ्लैट्स को या उस डिफेक्ट को सही करने की। और पहले हमें अगर पता होगा कि हम जब भी लेने जाते थे तो बिल्डर फॉर एग्जाम्पल हमें बोलता था कि 1200 स्क्वायर फीट का घर है, लेकिन जब एक्चुअल में हमें पता चलता था तो वो तो मुश्किल से 700-800 स्क्वायर फीट का होता था। तब जब हम बिल्डर को पूछते थे तूने तो 1200 बताया था, हुआ क्या? तो बोलते आपका टेरेस का एरिया भी इंक्लूड हो गया, आपको पार्किंग मिली वो भी इंक्लूड हो गया, आपका जो कॉमन एरिया होता है घर के बाहर वो सब इंक्लूड हो गया। तो हमको पता चलता है कि हमारे पास 1200 स्क्वायर फीट का पैसा लिया जबकि यूज करने मिल रहा है 700 या 800 स्क्वायर फीट। तो उसके लिए भी ये एक्ट में प्रोविजन लाया है, जो कि है कारपेट एरिया। इन्होंने इस एक्ट में कारपेट एरिया को डिफाइन किया हुआ है। तो अब आप जब भी ये प्रोजेक्ट अगर रेरा में रजिस्टर्ड होगा तो बिल्डर को आपको कारपेट एरिया बताना होगा। कारपेट एरिया अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कारपेट एरिया यानी कि आपको जो एरिया एक्चुअल में यूज करने मिलेगा वो पूरा कारपेट एरिया होता है। तो बिल्डर अगर आपके पास से जो भी फ्लैट की कीमत लेगा वो बेस्ड ऑन दिस कारपेट एरिया ही लेने वाला है। उसके बाद आगे अगर हम ये समझे कि अगर बिल्डर के पास जितना भी पैसा आएगा, जो घर खरीदने वाले हैं उन लोगों के पास से जितना भी पैसा आएगा उसका एटलीस्ट 70% यानी कि 70% पैसा बिल्डर को बैंक अकाउंट में रखना होगा। हम सबको पता है जब भी हम बिल्डर को पैसा देते हैं फ्लैट बनाने के लिए तो वो पैसा उस प्रोजेक्ट में तो यूज नहीं करता है, कहीं और यूज करके पैसा खर्च कर देता है और हमारा पोजीशन लेट हो जाता है। तो उसके लिए भी प्रोविजन लाया है कि हम जितना भी पैसा बिल्डर को देंगे तो 70% पैसा बिल्डर को बैंक अकाउंट में रखना होगा और वो पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर पाएगा। उसके बाद बिल्डर को एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्डर रेरा की अथॉरिटीज की वेबसाइट पे ये पूरी डिटेल्स बता देगा। और हमको ये भी पता है कि हम जब बुकिंग अमाउंट लेते हैं तो बिल्डर हमारे पास ज्यादा पैसा ले लेता है बुकिंग के टाइम पे ही, और फिर फ्लैट तो 2-3 साल के बाद बनना होता है। तो उसके लिए भी ये प्रोविजन लाया गया है तो कि जो बुकिंग का अमाउंट है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हमारा फ्लैट की कीमत सपोज 1 करोड़ रुपए है तो बुकिंग अमाउंट 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद ये है ऑप्शन है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी ये प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड होती है, तो आप कोई भी घर खरीदने से पहले उस वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल्स निकाल सकते हो कि इस प्रोजेक्ट की क्या क्या डिटेल्स है, ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होगी। उसके बाद अगर बिल्डर ने आपको जिस हिसाब से वादा किया था या फिर हमारा जो एग्रीमेंट बनता है बिल्डर का और आपके बीच में, उसमें जो जो आपको फैसिलिटीज बताई गई उसके खिलाफ अगर बिल्डर ने काम किया तो आपका ये राइट बनेगा कि आप अपना पैसा वापस ले सकते हो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट के साथ पैसा ले सकते हो। अब ऐसा भी बहुत
बहुत केस में होता है कि बिल्डर ने अपने हिसाब से फ्लैट सही से बना के दे दिया, लेकिन जो लोग फ्लैट खरीद रहे हैं वो पैसा देने में लेट करते हैं। तो इसके लिए भी प्रोविजन लाया गया है कि अगर जो फ्लैट खरीद रहा है वो फ्लैट बनने के 2 महीने के अंदर अगर फ्लैट नहीं ले रहा है पोजीशन में और पैसा लेट दे रहा है, तो खरीदने वाले को भी ब्याज देना होगा, यानी कि इंटरेस्ट देना होगा बिल्डर को। यानी कि ये एक्ट सिर्फ बिल्डर को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं लाया हुआ है, जो खरीद रहे हैं और जो लोग पैसे देने में लेट करेंगे उनको भी ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगेगा। और एक और पॉइंट ये है, इन केस अगर आपको पोजीशन लेट मिला है तो आप बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो रेरा अथॉरिटीज में, और आप अपना पोजीशन टाइम पे ले सकते हो, या फिर आप अपना पैसा रिफंड ले सकते हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और ये एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि रेरा अथॉरिटीज को विद इन 60 डेज यानी कि 2 महीने में आपने जो कंप्लेंट की होगी उसका सॉल्यूशन लाना होगा। सो ये था कुछ रेरा के बारे में समरी। आई होप सो आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। टिल देन योर डिजिटल सीए मैनुद्दीन नकवी साइनिंग ऑफ।